Hello class, welcome back. So we were discussing the lifeline of Indian economy. किसी भी इकोनॉमी के लिए बेसिकली, बट फिलहाल इंडियन इकोनॉमी की बात हो रही है. सो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन्स थी वो क्या क्या थी. ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट में क्या होता है हमारा? रेलवेज होता है, रोडवेज होता है, वाटरवेज होते हैं, एयरवेज होता है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन के अंडर आता है, राइट. सो ट्रांसपोर्टेशन में हमने रोडवेज को डिस्कस किया था. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन रोडवेज दैट रोडवेज इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड. And we have discussed about some 6 classes of roads like golden quadrilateral road, national highway, state highway, district other road, border road, all these roads. Then the problem related to roads, we have discussed all these things. Now we are going to discuss about the railways. So what are railways? So basically railways are principal mode of transportation for carrying huge load and bulky goods for long and short distances in India. Okay, so railways have become more important in India's economy. However, rail transport suffer from certain problem. What are those problems? Let us see those problems. So this is the rail network of India. This is the rail network of India. You can see every part of India is connected through rail network. Connected through rail, you can see that only Jammu and Kashmir and northeast India there is less density of a rail network, but more or less India is connected. You can see North India is densely connected, right? So it is like that. Okay, so there are some problems related with the railways. Let us discuss first the advantage of railways. First discuss the advantage of railways, then we will see at the problems of railways. So what are the advantages? Why do we use railways so frequently? So railways are best and comfortable for long distance travel. Meanwhile, you can look at the map. So okay, so they are comfortable and for long distance travel they are very comfortable. Principal mode of transportation for freight and passengers. Freight मतलब होता है सामान ले जाना यहाँ से सामान ले जाना लेके आना. इन सब के लिए ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसके बाद एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर. It binds the economic life. It binds the economic life. That means जो पूरा कंट्री का इकोनॉमी है वो कनेक्टेड रहता है. एक पार्ट से दूसरे पार्ट से कनेक्टेड रहता है सारा. अगर रेलवे में कहीं फ़ायदा होगा तो सारी जगह को फ़ायदा होगा, कहीं नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा. इस तरीके से जो इकोनॉमी है वो बाइंड रहती है. उसके अलावा रेलवे से हमें बहुत सारा पैसा कमाने को मिलता है. जो टिकट्स के आप पैसे लगाते हैं, सामान लेके जाते हैं तो उस पर जो आप पैसा लगाते हैं तो उससे सरकार को पैसा भी मिलता है, राइट. तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन रेलवेज के बारे में हैं. Then let us see some problem related to railways. So basically construction of bridges is required across the river wide beds for lying down the railways line. अगर आपको रेलवे लाइंस को बिछाना है तो आपको ब्रिजेस वगैरह बनाने पड़ेंगे रिवर के ऊपर से ताकि रेलवे लाइन बनाएं, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं. नेक्स्ट आपको हिली टेराइन्स के ऊपर मतलब हिल एरिया में अगर रेलवे बनाना है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन होगा. ऑब्वियसली पहाड़ हटाना है तो कितना डिफ़िकल्ट होगा, राइट. इसी तरीके से अगर सैंडी एरिया है, डेजर्टी एरिया है, तो डेजर्ट के एरिया में रेल लाइन को बिछाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. उसको रेल लाइन को बिछाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. सो दीज वर दी ऑल दी डिसएडवांटेज ऑफ द रेलवे लाइन. ये सारे हमारे डिसएडवांटेज थे रेलवे लाइन के. इसके अलावा रेलवे लाइन के कुछ मैं आपको फैक्ट्स बता देती हूँ. फैक्ट्स ये हैं कि इंडियन रेलवे हैज़ नेटवर्क ऑफ अबाउट 7,133 स्टेशंस. ओके, 7,133 स्टेशंस हैं इंडिया में. उसके अलावा इट इज़ स्प्रेड ओवर 64,460 किलोमीटर. 64,460 kilometers. Okay, so this is the what do you say, some additional information about the railways. Next, प्रॉब्लम फेस्ड बाय रेलवेज की खुद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती हैं. वो क्या हैं प्रॉब्लम्स? सो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कुछ लोग होते हैं द पैसेंजर दे ट्रैवल विदाउट टिकट, तो इससे गवर्नमेंट को जो है वो लॉस हो जाता है. सो मैनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट. दूसरा जो कई लोग होते हैं वो रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, चोरियां कर लेते हैं रेलवे की. तो इस तरीके से थेफ्ट्स एंड डैमेजेस ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी. देन उसके बाद अननेसेसरी पुलिंग ऑफ चेन. आपने सुना होगा किसी ने चेन खींच दी, उसकी रेल की चेन खींच
भेज दी, उसको रोक दिया, तो उससे क्या होता है पूरे देश की ट्रेन अफेक्ट हो जाती है। एक जगह से ट्रेन का अगर लेट हो गई है तो फिर वो दूसरी जगह, ऑब्वियसली दूसरी जगह की ट्रेन जो है वो भी लेट चलेगी, क्योंकि एक ट्रैक पे धड़ाम से 3-4 ट्रेनें तो नहीं चला सकते ना, उनके बीच में डिफरेंस रखना पड़ता है, राइट। तो अगर एक ट्रेन लेट कर दी है किसी वजह से, पुल कर दी आपने, चेन लेट कर दी, तो फिर दूसरी ट्रेनें भी लेट होती जाएंगी। तो इस तरह से अननेसेसरी पुलिंग ऑफ चेन जो होता है वो बहुत ही बेकार चीज़ है। इसके बाद जो ट्रेन्स की क्लिनलीनेस है वो बहुत ही बड़ा इशू है। ट्रेन्स में सैनिटेशन का, क्लिनलीनेस का, स्टेशंस की क्लिनलीनेस का, ये काफ़ी बड़ा इशू रहता है। इसके बाद है पाइपलाइन। सो व्हाट आर पाइपलाइंस बेसिकली? सो पाइपलाइन यूजेस पाइप, बेसिकली अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं टू ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द फ्लूइड। ऑब्वियसली फ्लूइड को चलाने के लिए ही पाइपलाइन यूज करती है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लूइड को। आप अगर देखो दिल्ली में जैसे है तो गैस के लिए भी पाइपलाइंस बिक जाती हैं, बट मोस्टली फ्लूइड के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। सो दीज आर यूजफुल टू ट्रांसपोर्ट वाटर, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, natural gas, fertilizer, all these things that are used to transport through the pipeline. Solid can also be transported through pipeline when it is converted into slurry. जो solid है उसको भी हम पानी में मिक्स करने के बाद, जैसे कि मान लो बहुत सारा आयरन ओर है, राइट, तो आयरन ओर को पानी में मिक्स करने के बाद आप उसको स्लरी बना के भेज दो, पाइपलाइन के थ्रू उसको निकाल दो, सो वो भी निकल जाएगा। सॉलिड भी आप उसको मिक्स करके पानी में और भेज दो तो वो भी निकल जाएगा, उसको हम स्लरी बोलते हैं। Okay, there are some important pipeline network of the country. So what are these important pipeline networks? So you can see blue lines over here. So I'm going to talk about these blue lines. So these blue line are oil transportation network. So from पहली जो आपको दिख रही है ब्लू लाइन नॉर्थ ईस्ट में, वो है फ्रॉम अपर असम टू कानपुर, उत्तर प्रदेश। असम से लेके कानपुर के बीच में एक पाइपलाइन है, असम से लेके कानपुर के बीच में एक पाइपलाइन है। उसके बाद है हमारा गुजरात से लेके जालंधर इन पंजाब में दूसरी लाइन जो है, गुजरात में से लेके जालंधर तक एक लाइन है। फिर उसके बाद हाजीरा इन गुजरात टू यूपी, हाजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी, यहाँ तीसरी पाइपलाइन है, ये ब्लू जो दिख रही है। सो ये पाइपलाइंस है जो कि यूज़ की जाती हैं। सो बेसिकली लेट मी सम अप दिस। सो पेट्रोलियम एंड पेट्रोल प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, नेचुरल गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड इन स्लरी फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, पानी को ट्रैवल करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और 3 मेन जो है, इसको याद रखना है कि कौन सी है, ये 3 मेन पाइपलाइंस है, राइट। उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द वाटरवेज, सो वाटरवेज जो है दे आर अपकमिंग सेक्टर। वो मतलब ऐसा सेक्टर है जो अभी डेवलप हो रहा है, जो अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, जो डेवलप किया जा रहा है, राइट। तो ये ऐसा सेक्टर है। इस सेक्टर में क्या क्यों डेवलप किया जा रहा है? ऑब्वियसली कुछ एडवांटेजेस होंगे इसके, जिसकी वजह से इसको डेवलप किया जा रहा है एज एन ऑल्टरनेट टू रोड एंड रेलवेज। सो इसको क्यों डेवलप किया जा रहा है? सो बेसिकली एडवांटेजेस ऑफ वाटरवेज आर, इट इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सी इट इज़ द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा इसके ऊपर यू कैन कैरी बल्कि गुड्स थ्रू इट। भारी मटेरियल जो होता है, हैवी मटेरियल जो होता है, वो उसको बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है, पानी के ऊपर फ्लोट करवा के शिप्स के ऊपर रख के आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा जो शिप्स होती हैं उनमें फ्यूल भी बहुत कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांसपोर्ट। इनके अंदर फ्यूल भी बहुत कम होता है यूज़, तो दे आर क्या बोलेंगे हम, फ्यूल एफिशिएंट है, दे आर फ्यूल एफिशिएंट। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दे आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इनसे इतना ज़्यादा अगर वो फ्यूल यूज़ नहीं करती हैं इतना, तो ऑब्वियसली वो पोल्यूशन भी नहीं करती हैं इतना, राइट। फ्यूल यूज़ नहीं करेंगी, पोल्यूशन नहीं यूज़ करेंगी, तो इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, राइट। सो ये हमारा है। सो नेशनल वाटरवेज इन इंडिया, जो नेशनल वाटरवेज है वो हमारे जो आपको ब्लू कलर से जो दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ है NH1, NW1, NW5, NW4, ये नेशनल वाटरवे इसके बारे में लिखा है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट देम। ये वाटरवेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपको मैं दिखा दूंगी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए।
यहाँ पे दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं मैप दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। तो पहला जो नेशनल वाटरवे है, नेशनल वाटरवे 1, वो है बिटवीन द गंगा एंड ऑन द गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। फिर है सेकेंड नेशनल वाटरवे 2, वो है सदिया टू डुबरी, ब्रह्मपुत्रा रिवर में है सदिया टू डुबरी, सदिया टू डुबरी, ये नेशनल वाटरवे 2 है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 3 है जो कि केरला में है, ठीक है, जो कि केरला में है, कोट्टापुरम टू कोल्लाम, कोट्टापुरम टू कोल्लाम नेशनल वाटरवे 3 है। फिर नेशनल वाटरवे 5 है जो गोदावरी और कृष्णा के ऊपर है, गोदावरी और कृष्णा के ऊपर है। फिर है हमारा नेशनल वाटरवे 5 जो कि ब्राह्मणी अलॉन्ग विद मताई रिवर एंड महानदी, ब्राह्मणी, इन सब रिवर्स के ऊपर है ये चैनल जो नेशनल वाटरवे 5 है। अब मैं इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया, इलाहाबाद एंड हल्दिया वाला। फिर आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्रा सदिया तो डुबरी वाला, ये रहा नेशनल वाटरवे 2। फिर नेशनल वाटरवे 3 जो है NW3, देखो कहाँ पर है, ये रहा साउथ में, है ना, साउथ में ये रहा NW3। फिर अपना NW4 देखो, ये रहा NW4, ये वेस्ट को ईस्ट कोस्ट पे देखो NW4 है। और फिर NW5 है, ये रहा छोटा सा उड़ीसा की साइड पे, छोटा सा है, तो ये NW5 है। यहाँ पे आपको ये वाटरवेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट लेट अस सी सम मेजर सी पोर्ट। वाटरवेज में ऑब्वियसली सी पोर्ट्स भी होंगे, सो सी पोर्ट्स के थ्रू हम, ये जो इनलैंड वाटरवेज है ऑब्वियसली इनके बीच में डिस्टिंक्शन बनानी जरूरी है। एक होते हैं इनलैंड वाटरवे, एक होते हैं पोर्ट। तो जो इनलैंड वाटरवे होते हैं वो तो जैसे कि अभी आपने देखा मैप में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो भी रिवर का रास्ता है, जो भी वाटरवे का रास्ता है वो देश के अंदर ही अंदर है, राइट। तो ये देश के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंट्रा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, देश के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंटर स्टेट, राइट, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए, देश के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसको हम इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन है जब हम दूसरे देशों के साथ डील करते हैं, जब हम दूसरे देशों को सामान भेजते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, तो वो सी पोर्ट्स के थ्रू होता है, राइट। सो सी पोर्ट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं मेजर सी पोर्ट्स आपको दिखा देती हूँ। सो ये मेजर सी पोर्ट्स के बारे में है, लिस्ट ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये हैं हमारे मेजर सी पोर्ट्स। सो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कांडला, जो कि वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। सो कांडला में देखो, कांडला इज द फर्स्ट पोर्ट टू बी डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखो पहले इंडिपेंडेंस से पहले कराची पोर्ट यूज किया करते थे हम, लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद कराची पाकिस्तान में आ गया तो हमें एक पोर्ट की ज़रूरत थी, तो हमने कांडला एक पोर्ट डेवलप कर लिया। उसके बाद जो मुंबई पोर्ट है वो सबसे बड़ा पोर्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। उसके बाद मर्मुगांव पोर्ट, ये अब नीचे 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 देखते जाओ आप वेस्टर्न साइड पे, तो मर्मुगांव पोर्ट जो है ये इस पोर्ट से आयरन बहुत एक्सपोर्ट होता है, ये गोवा में है, ये गोवा में है, यहाँ से आयरन बहुत एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा मैंगलोर पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट से भी आयरन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद आप साउथ में देखो कोचीन पोर्ट है, तो कोचीन में ये भी हमारा बहुत ही पुराना पोर्ट है, ठीक है। इसके सामने लगून है, लगून मतलब पानी का एक बॉडी, जो कि मतलब एक कुएं टाइप की बॉडी है जो कि कवर्ड है चारों तरफ से वो। फिर है तुतीकोरिन पोर्ट, दैट इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट साइड। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे चेन्नई जो है, चेन्नई इज द ओल्डेस्ट एंड द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं पोर्ट है इंडिया का। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, चेन्नई पोर्ट है। विशाखापत्तनम उसके ऊपर है, विशाखापत्तनम जो है वो डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का, डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। इसके अलावा जो पारादीप है, पाराद्वीप जो है वो आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है उड़ीसा के अंदर। फिर है अपना कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो एक, अगर आप यहाँ पे देखो तो कोलकाता पोर्ट लैंड के अंदर है, राइट, बिल्कुल उस पे नहीं है, लैंड के अंदर है। आप मैप के अंदर देखो तो लैंड के अंदर है वो, है ना, ये थोड़ी सी बाउंड्री के अंदर है। तो
तो ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट मतलब रिवर के थ्रू कनेक्टेड पोर्ट है, रिवर के थ्रू कनेक्टेड पोर्ट है, राइट। तो ये हमारे मेजर पोर्ट्स के बारे में हो गया, इंडिया के मेजर पोर्ट्स के बारे में हो गया, राइट। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एयरवेज के बारे में। सो बेसिकली जो एयरवेज होती है उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है नेशनल एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज। बेसिकली द एयरवेज इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इससे क्या होता है कि एयर ट्रैवल का फ़ायदा क्या है? एयर ट्रैवल का फ़ायदा ये है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट लोकेशन भी है तो वहाँ पर भी आप आसानी से पहुँच सकते हो। कोई डिफ़िकल्ट लोकेशन है तो वहाँ पे आप आसानी से जा सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको वहाँ पे जाने में। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी ईजी ट्रांसपोर्टेशन है, बट उतना ही एक्सपेंसिव है। जो एयर ट्रांसपोर्ट था दैट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953, मतलब गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में 1953 में कर लिया था। इससे पहले प्राइवेट जो लोग हुआ करते थे वो अपने जहाज उड़ाया करते थे। उसके बाद एयर इंडिया जो जैसे कि हम जानते हैं तो वो नेशनलाइज कर दी, मतलब गवर्नमेंट ने एक एयरलाइन ले ली थी। तो जो एयर इंडिया है वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो लेट मी सम अप द एडवांटेज ऑफ एयरवेज। एक तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इट सेव्स द टाइम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इट कैन कवर डिफिकल्ट टेराइन, इट कैन कवर डिफिकल्ट टेराइन, राइट। डिफिकल्ट टेराइंस को ये आसानी से कवर कर सकता है, राइट। तो ये हमारा एयरवेज के ऊपर था। तो आज के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम कम्युनिकेशन के ऊपर और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।